नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस में। आज है इतिहास की क्लास नंबर 22 और आपको पता ही है दोस्तों, मुगल वंश का हम अध्ययन कर रहे थे और लास्ट टॉपिक में हमने देखा था जहांगीर तक। ठीक है, तो जहांगीर तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था मुगल वंश में। आज हम जहांगीर से आगे के जो शासक हुए मुगल वंश में उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम शाहजहां को देखेंगे, उसके बाद औरंगजेब को देखेंगे और औरंगजेब के पश्चात जो हमारा उत्तर मुगल काल आता है उसमें जो महत्वपूर्ण शासक हुए केवल उन्हीं की बात करेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही हमारी शाहजहां की मृत्यु होगी 1707 में ना, उसके बाद मुगल वंश की या मुगल साम्राज्य की अवनति शुरू हो जाती है। आगे के जो भी राजा आएंगे वो खाली नाम मात्र के राजा रहेंगे। ठीक है, यानी कि शासन को भोगेंगे, वो कोई भी उल्लेखनीय कार्य में योगदान नहीं करेंगे। ठीक है, और फाइनली 1857 का वर्ष आएगा जहां पर बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय जो होगा, ये आपका इसको अंग्रेज पकड़ के पटक देंगे बर्मा में यानी कि रंगून में इसको निर्वासित कर दिया जाएगा और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी कहानी पढ़ेंगे हम आगे। तो जहांगीर में मैंने आपको बताया था, देखिए जहांगीर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन से 4 पुत्र थे इसके? तो इसके 4 पुत्र थे जहांगीर के। एक था खुसरो, दूसरा था आपका खुर्रम, तीसरा था परवेज और शहरयार। लेकिन जब जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ पे मृत्यु हुई थी जहांगीर की? मैंने आपको बताया था। तो जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी आपकी 1627 में हुई थी और इसका जो मकबरा है, टॉम्ब है, वो आपका रावी नदी के किनारे लाहौर में है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी मृत्यु होती है 1627 में, उस समय तक इसके केवल 2 ही पुत्र जीवित थे। हालांकि इसके 4 पुत्र थे, लेकिन जहांगीर की मृत्यु के समय इसके 2 ही पुत्र जिंदे थे। एक पुत्र था आपका खुर्रम, ठीक है, और दूसरा पुत्र था आपका शहरयार। ठीक है, ये 2 ही पुत्र इसके जीवित थे। तो अगला जो शासक बनता है मुगल वंश का जहांगीर की मृत्यु के पश्चात, वो बनेगा खुर्रम। ठीक है, और यही खुर्रम है जो शाहजहां के नाम से मुगल वंश की गद्दी पर बैठेगा। शाहजहां का जो कार्यकाल रहेगा 1627 से लेकर 1658 तक रहेगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, शाहजहां जो था इसका नाम खुर्रम था और इसी खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? इसके पिता जहांगीर ने दी थी। यानी कि जहांगीर ने ही सर्वप्रथम खुर्रम को शाहजहां नाम से संबोधित किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि खुर्रम को शाहजहां किसने बोला था? तो ये जहांगीर ने बोला था, ध्यान रखेंगे। शाहजहां की जो पत्नी थी, शाहजहां की पत्नी की मैं बात करूं तो इसका नाम था अर्जुमंद बानो। क्या नाम था इसका? अर्जुमंद बानो। ठीक है, और इसी अर्जुमंद बानो को हम जानते हैं किस नाम से? मुमताज महल। मुमताज महल भी इसका अन्य नाम है। ठीक है, मुमताज महल। और इसी मुमताज महल की याद में बनाएगा ये एक विश्व प्रसिद्ध हमारा क्या? ताजमहल। ठीक है, तो मुमताज महल जो कि जिसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो, ये शाहजहां की पत्नी थी। मुमताज महल के बोला जाता है कि 14 बच्चे थे। ठीक है, 14 बच्चे थे, ध्यान रखेंगे, जिसमें से केवल 7 बच्चे बचे। इनमें से केवल 7 बच्चे बचे थे। ठीक है, और जो इन्हीं 14 बच्चों में से 7 बच्चे बचे थे, शाहजहां ने इन अपने 4 बच्चों को, इनमें से 7 में से 4 पुत्रों को कुछ प्रमुख जगह का सूबेदार बनाया था। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं जो पंजाब रीजन था, पंजाब का जो सूबेदार बनाया शाहजहां ने, वो किसको बनाया था? तो पंजाब का सूबेदार। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था ना, जो ये राजा लोग होते थे, ये अपने बच्चों को किसी प्रांत का सूबेदार या सेनापति बनाते थे, ताकि वो जितना भी प्रशासनिक व्यवस्था है या जितना भी सैन्य कौशल है उसको सीख पाए अच्छे से। ठीक है, ताकि उसको आगे शासन करने में, जब वो गद्दी में बैठेगा तो कोई भी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपने जो बचे हुए 7 पुत्र थे शाहजहां के, उन 7 पुत्रों में से 4 बच्चों को इसने पहला एक पंजाब का सूबेदार बनाया था। किसको? दारा सिकोह को। दारा सिकोह को इसने कहाँ का सूबेदार बनाया था? पंजाब का। ठीक है, बंगाल का सूबेदार इसने बनाया था किसको? तो बंगाल का सूबेदार बनाया था इसने आपका शाह सुजा को। शाह सुजा। ठीक है, इसके बाद देखिए दक्षिण भारत का सूबेदार, यानी कि दक्षिण का सूबेदार बनाया था इसने किसको? दक्षिण का सूबेदार बनाया इसने औरंगजेब को। औरंगजेब। ठीक है, और एक और लिख लो आप, गुजरात का सूबेदार। तो गुजरात का सूबेदार इसने बनाया था किसको? तो गुजरात का सूबेदार इसने बनाया था अपने पुत्र मुराद बख्श को। ठीक है, मुराद बख्श। ठीक है, अब देखिए इन्हीं भाइयों में बाद में क्या होगा? उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो जाएगी। खासकर जो हमारा औरंगजेब था बहुत महत्वाकांक्षी था। शाहजहां तो चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुत्र दारा सिकोह गद्दी पर बैठे, लेकिन औरंगजेब ये बिल्कुल नहीं चाहता था।
फाइनली क्या होती है, भाइयों में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। 1657 में अभी हम आगे देखेंगे शाहजहां की तबीयत खराब होगी और भाइयों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाएगी और फाइनली इसमें विजयी कौन होगा, औरंगजेब होगा। तो गद्दी पर अगला शासक कौन बैठेगा, औरंगजेब बैठेगा। ठीक है, तो ये कहानी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए शाहजहां की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो शाहजहां का जो राज्याभिषेक हुआ था, बड़ा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इससे कि जो शाहजहां था इसका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, यानी कि कहाँ पर ये राजा बना। ठीक है, राज्याभिषेक ऑफिशियली तौर पे ये कहाँ पे राजा घोषित हुआ, तो 1627 में इसका राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जैसे 1627 में इसका राज्याभिषेक हुआ, 1628 में इसने एक काम कर दिया, इसने राजधानी को क्या कर दिया, दिल्ली से आगरा बना दिया। दिल्ली से हटाकर कहाँ कर दिया, राजधानी को ट्रांसफर आगरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही इसका राज्याभिषेक होता है 1627 में, अगले ही वर्ष ये क्या करता है, जो दिल्ली राजधानी थी पूर्व शासकों की, उस राजधानी को आगरा इसने शिफ्ट कर दिया। लेकिन बाद में इसके 10 वर्षों के पश्चात 1638 में पुनः क्या करता है, ये राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, फिर से पुनः क्या करा इसने, दिल्ली राजधानी बना दी 1638 में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको फैक्ट याद होने चाहिए। अब जब देखिए 1628 में इसने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की, तो उसी समय 1628 में एक घटना होती है शाहजहां के जीवन में। 1628 में इसका क्या हो गया भैया, इसके टाइम पीरियड का पहला विद्रोह हो गया, दक्कन का विद्रोह। दक्कन यानी कि साउथ में क्या हो गया, हमारा विद्रोह हो गया। और दक्कन विद्रोह को लीड किसने किया था, तो दक्कन के विद्रोह को लीड किया था आपका खान ए जहां लोदी ने। ठीक है, एक व्यक्ति था खान ए जहां लोदी। ठीक है, तो इसने दक्कन क्षेत्र में क्या कर दिया भैया, विद्रोह कर दिया। तो जैसे ये पता चला शाहजहां को, तो शाहजहां ने खान ए जहां लोदी को दक्कन के सूबेदार से हटाकर एक नया सूबेदार नियुक्त किया, जिसका नाम था महावत खां। महावत खां को फिर सूबेदार बनाया गया। ठीक है, विद्रोह को दबाया गया और महावत खां को सूबेदार बनाया गया। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों 1628 में आपका बुंदेलखंड में भी विद्रोह हो गया था इसके टाइम पीरियड पे। बुंदेलखंड जो जगह है, इस बुंदेलखंड में भी आपका क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि इस विद्रोह को भी इसने काबू कर लिया। ऐसे बात करें दोस्तों 1633 में शाहजहां ने आपका क्या किया, अहमदनगर को भी जीत लिया। अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर। तो देखिए आप कहेंगे कि अहमदनगर तो अकबर के टाइम पीरियड पे भी आपने बताया था कि अकबर ने अहमदनगर को जीत लिया था, वहां पे चांदबी भी थी। ठीक है, लेकिन अकबर के बाद जब जहांगीर का शासन चल रहा था, तो जहांगीर के टाइम पीरियड पर अहमदनगर फिर से स्वतंत्र हो गया था। तो फिर शाहजहां जब आता है, तो शाहजहां इसको फिर से अपने मुगल साम्राज्य में मिला देता है। उसके बाद देखिए 1636 का जब वर्ष आता है भैया, इसने गोलकुंडा को भी जीत लिया। ठीक है, गोलकुंडा जो एरिया था इसको भी जीत लिया इसने, गोलकुंडा को भी विजित किया था शाहजहां ने। ठीक है, तो ये शाहजहां के टाइम पीरियड के कुछ विद्रोह हैं, शाहजहां के टाइम पीरियड के कुछ हमारे युद्ध अभियान है जो हमने यहाँ पे जाने। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए शाहजहां के दरबार में जो संबंधित बातें उनको देख लेते हैं। शाहजहां का जो दरबारी कवि था, इसका नाम क्या था, शाहजहां का दरबारी कवि। एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं के आधार पे यहाँ पर पूरा इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ज्यादा मैं डिटेल में डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में डेप्थ में तब जाना है जब आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है यूपीएससी के लिए। ठीक है, इतना भी नहीं करना है आपको, ऐसे मैंने पढ़ाना है कि आपको चीजें समझ में आए, सरल और सहज, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि एग्जाम में काफी अच्छे से चीजें याद रहे। तो इसका जो दरबारी कवि था शाहजहां का, वो था आपका अबू कालीन। अबू कालीन नामक एक इसका क्या था, दरबारी कवि था। इसके अलावा एक दरबारी कवि और थे इसके, पंडित जगन्नाथ जी। ठीक है, जगतनाथ जी, पंडित जगतनाथ जी इनके एक दरबारी कवि थे। पंडित जगतनाथ जी को एक उपाधि दी थी शाहजहां ने। ठीक है, क्या उपाधि दी थी, तो पंडित जगतनाथ को शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी, महाकवि राय। ठीक है, महाकवि राय की उपाधि दी थी। और इन्हीं पंडित जगतनाथ जी ने एक रचना की थी जिसका नाम था गंगा लहरी। गंगा लहरी की भी रचना की थी किसने, हमारे पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि मध्यकालीन भारत में जो गंगा लहरी पुस्तक लिखी थी जगन्नाथ जी ने, ये किस मुगल शासक के दरबार से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना शाहजहां के दरबार से। ठीक है, इसके अलावा देखिए शाहजहां के दरबार में एक व्यक्ति और था, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी भी इसी का दरबारी कवि था। ठीक है, और इस अब्दुल हमीद लाहौरी ने देखिए एक पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक का नाम है पातशाहनामा। पातशाहनामा, ठीक है, पातशाहनामा पुस्तक किसकी है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी की है, ध्यान रखेंगे।
इतना आपको याद रखना है। शाहजहां के दरबार में भैया क्या हुआ था, कुछ विदेशी यात्री भी आए थे। शाहजहां के दरबार में कुछ विदेशी यात्री भी आए। ठीक है, कौन कौन से विदेशी यात्री थे अब, तो शाहजहां के दरबार में विदेशी यात्री आए थे। एक तो आया था आपका पीटर मंडी, पीटर मंडी बन जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। और एक आया था आपका निकोलस मनुची, निकोलस मनुची। ठीक है, तो पीटर मंडी और निकोलस मनुची जो यात्री आए थे, ये इटली के यात्री थे। कहाँ के थे, इटली के। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, शाहजहां के दरबार में कौन सा इटली का यात्री आया था। ठीक है, और दो ऐसे यात्री थे जो फ्रांस से आए थे, जिनका नाम था फ्रांसिस बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर। और दूसरा था भैया आपका कौन, ट्रेवनियर। ठीक है, ट्रेवनियर। तो ट्रेवनियर जो था एक बिजनेस पर्सन था, और फ्रांसिस बर्नियर बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। देखिए उसमें मुगल बादशाह जो थे, आपको पता ही है, अंग्रेज भारत में आ गए थे। ठीक है, जहांगीर के टाइम पीरियड पे अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ चुकी थी। तो उस समय देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज आ रहे थे, तो अपने साथ उनके साथ फैकल्टीज भी होती थी कुछ, जैसे डॉक्टर होते थे कुछ अच्छे अच्छे, उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट होते थे, कुछ मैथमेटिशियन होते थे। ठीक है, उसके अलावा कुछ कूटनीतिज्ञ होते थे। तो भारत के जो राजा थे इस प्रकार के, जो हमारे शाहजहां आएगा, उसके बाद औरंगजेब आएगा, आगे के मुगल शासक और आएंगे, तो इनको कभी कुछ ऐसी बीमारी हो जाती थी, या कभी इनका कुछ ऐसा काम होता था जो ये सॉल्व कर देते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे हमारे उत्तर मुगल काल के जो शासक आएंगे। ठीक है, उत्तर मुगल काल हमारा औरंगजेब के पश्चात शुरू होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रांसिस बर्नियर जो कि एक डॉक्टर था, ट्रेवनियर, ये दोनों कहाँ के यात्री थे, फ्रांस के, फ्रांस देश से आए थे। और पीटर मंडी, निकोलस मनुची इटली से आए थे। किसके दरबार में, शाहजहां के टाइम पीरियड पे आए थे भारत में, आपको याद रखना है। या शाहजहां के समय विदेशी यात्री थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। शाहजहां जो था भैया, इसको जाना जाता है मुगल वंश में मैं बोलूं या भारतीय इतिहास में, अगर मैं अपना पर्सनल व्यू भी दूं, तो मैं अपने पर्सनल व्यू के हिसाब से देखता हूं कि शाहजहां को मैं इसकी केवल स्थापत्य कला से याद करूंगा। ठीक है, जो इसकी स्थापत्य कला थी वो बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे की थी। ठीक है, तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड था, इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो गोल्डन एरा कहा जाता है भैया स्थापत्य कला का, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे इसने कुछ ऐसे शानदार नमूने इजाद किए जो आज भी आप देख पा रहे हैं और विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, जिसमें पहला नाम आ जाता है हमारा ताजमहल। देखिए ताजमहल विश्व के जो हमारे 7 वंडर्स हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो ताजमहल जो है भैया आपका, इसका निर्माण कार्य शाहजहां ने शुरू करवाया था 1631 में, और 1653 में बनकर ये पूर्ण हुआ था ताजमहल। ठीक है, ताजमहल जो है भैया, ये आपका सफेद संगमरमर से निर्मित है, सफेद संगमरमर। ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया, हालांकि सफेद संगमरमर की जो पहली बिल्डिंग हमको मुगल काल में देखने को मिलती है वो थी एतमाउद्दौला का मकबरा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ताजमहल भी सफेद संगमरमर से निर्मित है, और ये मकराना का जो संगमरमर है, राजस्थान मकराना का जो संगमरमर है ना, तो उससे ये निर्मित करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस ताजमहल को बनाने में पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया। पित्रादुरा शैली क्या होती है, मैं लास्ट टॉपिक में आपको बता चुका हूँ, जहांगीर को जहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, पित्रादुरा शैली क्या होती है मैंने आपको बताया था। तो पित्रादुरा शैली से ही इसका निर्माण हुआ है। इसका जो डिजाइन था, किसने बनाया था ताजमहल का, तो ताजमहल का जो वास्तुकार था या डिजाइन, ये बनाया था किसने, अहमद लाहौरी ने, अहमद लाहौरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन बनाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो यहाँ पे कार्य करवाया था, निर्देशन जो कराया था, मतलब ताजमहल का डिजाइन तो इसने दे दिया तैयार करके, जैसे मैप बनता है, आज हम नक्शा बनाते हैं अपना घर बनाने से पहले ना, तो नक्शा तो हमने बना दिया, लेकिन नक्शा बनाने के बाद वो नक्शा हम देंगे किसी ठेकेदार को जो कि हमारा पूरा घर बनवाएगा। ऐसे डिजाइन तो बनाया अहमद लाहौरी ने, और इसका पूरा निर्देशन किया, जो भी कार्य हुआ ये 1631 से लेकर 1653 तक, इस कार्य को डायरेक्शन दिया था किसने, ईसा खान नामक व्यक्ति ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कई जगह इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही ताजमहल बन के पूरा हुआ, शाहजहां ने अपने जितने भी मजदूर थे और जो भी इसका डिजाइनर था, उन सभी के हाथ कटवा दिए थे। ठीक है, तो क्या ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल ही आपकी भ्रामक बात है, झूठी बात है। ठीक है, एक मिथ है। देखिए शाहजहां ने क्या बोला कि जो ताजमहल जिन्होंने बनाया, जिन लोगों ने भी ताजमहल बनाया है, उन्होंने विश्व का एक शानदार नमूना बनाया है। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा नमूना बनाया है, और खासकर इसकी बेगम की याद में, इसने अपनी बेगम की याद में इसको बनाया था, मुमताज महल। ठीक है, वही मुमताज महल जिसने 14 बच्चे पैदा किए थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
मुमताज महल की याद में इसने इसको बनाया था, इतना प्रेम ये करता था। तो मुमताज, मेरी मुमताज की याद में जो आपने इतना उत्कृष्ट नमूना तैयार किया है, तो जितने भी इसमें लेबर थे, जितने भी इसमें अन्य कारीगर थे, इन सभी को शाहजहां ने बोला कि अब आपको भविष्य में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुगल साम्राज्य आपके जीवन का संपूर्ण खर्चा उठाएगा। आप ताजमहल के आसपास के एरियाओं में ही बस जाओ, आपको गांव जागीर वगैरह दी जाएंगी, आपको जीवन भर मुगल दरबार से क्या दिया जाएगा, खर्चा वगैरह चलाने के लिए खूब धन दौलत दी जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इसमें काम कर रहे थे, जो भी इसमें डिजाइनर थे, वास्तुकार थे, या जो भी मूर्तिकार थे, जिन्होंने भी इसमें काम किया, तो फिर वो वहीं पे रिटायर हो गए, यानी कि उनका काम बंद करवा दिया इसने, ताकि वो लोग कहीं और जाके वैसा दूसरा नमूना न बना पाए। समझ पा रहे हो? तो अपने ऊपर एक क्रेडिट लेने के लिए भी शासकों ने ऐसा कुछ किया है। अभी देखिए औरंगजेब हम पढ़ेंगे तो औरंगजेब भी ताजमहल की कॉपी बनाने की कोशिश करेगा। भारतीय इतिहास में आपको कई चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी, जो कि एक फुहर ताजमहल के नाम से भी पॉपुलर हो जाएगा फिर। ठीक है, हालांकि ताजमहल जो है, अब हम ऐसा बोलेंगे, देखिए 7 वंडर में से एक है ताजमहल। जब भी हम विजिट करते हैं तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ताजमहल की ये बात है, और इसी ताजमहल को, ये एक जीएस का फैक्ट है, इसको नोट कर लेंगे, 1983 में यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को की जो हमारी हेरिटेज साइट की सूची होती है, उसमें हमारा ताजमहल शामिल हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए इसने दिल्ली का लाल किला भी बनाया। दिल्ली का लाल किला जो आप देखते हैं, ठीक है, ये सैंड स्टोन से बना है, रेड सैंड स्टोन, यानी कि लाल बलुई पत्थर से ये बना हुआ है। बलुआ पत्थर जो बोलते हैं ना, तो लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंड स्टोन, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो दिल्ली का लाल किला भी इसी ने बनाया, ये बनाया था इसने 1648 में। ठीक है, आज भी देखिए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का भाषण आता है ना, 15 अगस्त के दिन। तो लाल किले का भी अपना महत्व है, और इसी लाल किले को यूनेस्को ने धरोहर सूची के रूप में शामिल किया था। कब? 2007 में। 2007 में यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। तीसरा देखिए इसने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया भैया। ठीक है, मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ए ताउत भी कहा जाता है, तख्त ए ताउत। ठीक है, तख्ते ताउत या तख्ते ताउत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसी मयूर सिंहासन पर इसने लगाया था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा, ठीक है, अभी जो कोहिनूर हीरा है ये रहेगा, बाद में ईरान का एक आक्रमणकारी आएगा नादिर शाह, और ये कोहिनूर हीरे को लूटकर ईरान ले जाएगा। लेकिन उसके बाद में महाराणा रणजीत सिंह जो है वो इस हीरे को वापस लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक प्रोसेस के तहत वो हीरा चले जाएगा महारानी विक्टोरिया के पास ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये पूरी कोहिनूर हीरे की कहानी है। कोहिनूर का हीरा कहां से निकला था? गोलकुंडा की खान से निकला था। ठीक है, ये भी याद रखना। तो मयूर सिंहासन को इसने बनाया था तख्ते ताउस। ठीक है, ध्यान रखिए, तख्ते ताउत, और ये स्वयं के बैठने के लिए, यानी कि शाहजहां ने बोला इसमें मैं बैठूंगा खुद, स्वयं के बैठने के लिए, यानी कि राजगद्दी थी इसकी। ठीक है, स्वयं के बैठने के लिए तख्ते ताउत इसने बनाया था। और इसका जो डिजाइन बनाया था, किसने बनाया था? तो इस मयूर सिंहासन का डिजाइन तैयार किया था, यानी कि इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था, इसका नाम था बादल खान। क्या नाम था इसका? बादल खान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शाहजहां का सिंहासन था, इसी पर कोहिनूर हीरा लगा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसके स्थापत्य में अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। दिल्ली की जामा मस्जिद कितनी पॉपुलर है। देखिए मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए सबसे, अगर मैं भारत में बोलूं, सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है वो दिल्ली की जामा मस्जिद ही मानी जाती है। काफी लोग जाते हैं वहां पे, ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। इसके अलावा देखिए इसने आगरा का जो किला है, आगरा का किला, आगरा का किला जो है भैया आपका, इसने आगरा किला में दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण कराया है। ठीक है, दीवाने आम और दीवान ए खास। ठीक है, दीवाने खास। तो दीवाने आम और दीवाने खास क्या था, ये मैं आपको पूर्व टॉपिकों में पढ़ा चुका हूं। जब हम अकबर की बात करते हैं वहां पर भी मैंने आपको बताया था दीवान ए आम क्या था, दीवान ए खास क्या था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा शाहजहां है उसके टाइम पीरियड के कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के नमूने हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारी बनाई थी किसने? शाहजहां ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की मैं बात करूं तो शाहजहां ने कुछ काम भी किए थे। जैसे इसने जो हमारी सजदा और पाबोस प्रथा थी, सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया इसने। मैंने आपको पढ़ाया था जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश पढ़े थे। गुलाम वंश में एक शासक आया था बलबन। इस बलबन ने ये बोला जो हमारा सल्तनत का राजा होगा या जो सल्तनत का सुल्तान है भैया, वो महामहिम है, सर्वोच्च है। तो जब भी वो दरबार में आएगा भैया, सिजदा किया जाएगा उसको, उसके पैरों को चूमा जाएगा। ठीक है, और पूरा झुककर उसको सलाम किया जाएगा। तो सिजदा और पाबोस
जो ये प्रथाएं थी, इसको समाप्त करने वाला शासक कौन था? शाहजहां था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शाहजहां ने भैया फिर से एक काम कर दिया, इसने तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया, तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया। देखिए, अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त किया था और शाहजहां ने फिर से तीर्थ यात्रा पर कर लगाया। ठीक है, इसने टैक्स फिर से शुरू कर दिया। जो भी पिलग्रिम्स आते थे अपनी तीर्थ यात्रा में, अब तीर्थ का नाम जब लूंगा तो हिंदुओं से मतलब है ना, तो हिंदू लोग जो उसमें अपने तीर्थों में जाते थे, काशी विश्वनाथ हो या मान लीजिए कोई अमरनाथ की यात्रा पे जा रहा है, कोई हो सकता है उसमें उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा में आता होगा। ठीक है, अयोध्या की यात्रा, कहीं की भी यात्रा जो हिंदू पिलग्रिम्स करते थे, उस तीर्थ यात्रा पर इसने पुनः टैक्स लगा दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शाहजहां के टाइम पीरियड पर जो न्याय का दिन था, देखिए न्याय का घंटा किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया, शाहजहां ने भी न्याय के लिए, जस्टिस के लिए एक दिन बनाया था। ठीक है, न्याय का दिन बनाया था इसने। तो न्याय का दिन इसने बुधवार बनाया था, यानी कि बुधवार को ये न्याय करता था। तो न्याय का दिन था शाहजहां के टाइम पीरियड पे बुधवार का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए 1657 का जब वर्ष आता है ना, 1657 के वर्ष में क्या हो जाती है? शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है, शाहजहां बीमार हो जाता है भैया। शाहजहां यहाँ पे क्या हो गया? बीमार हो गया। और जब ये बीमार होता है तो ये मैंने क्या बताया था आपको, ये हमेशा से चाहता था कि राजा कौन बने? दारा शिकोह। ये चाहता था कि राजा जो है मेरा बेटा दारा शिकोह बने, जो कि जिसको इसने पंजाब का सूबेदार बनाया था। लेकिन जो दक्कन में हमारा, दक्षिण में जो हमारा सूबेदार है औरंगजेब, औरंगजेब चाहता था कि अगला शासक मैं बनूं, क्योंकि औरंगजेब काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। ठीक है, तो भाइयों के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है। तो शाहजहां की 1657 में जैसे ही तबीयत खराब होती है, बीमार होता है, तो दिल्ली के उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दिल्ली के उत्तराधिकार की कुछ लड़ाइयां हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला होता है आपका धर्मत का युद्ध। पहला युद्ध होगा आपका धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, ये धर्मत का जो युद्ध हुआ था उज्जैन के आसपास हुआ था। ठीक है, उज्जैन, उज्जैन। और ये 1658 में लड़ा गया था। इसमें हमारा किसका युद्ध हुआ? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुआ। औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। ठीक है, तो यहाँ पर दारा शिकोह क्या हो गया? परास्त हो गया धर्मत के युद्ध में, औरंगजेब जीत गया इस युद्ध को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद फिर से हमारा देखिए दारा शिकोह ने फिर प्रयास किया, इनके बीच में युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध देखिए हमारा, ये जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था इसी वर्ष हुआ था 1658 में, और इसमें भी हमारा सेम रिजल्ट आया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेम रिजल्ट क्या आया इसमें भी, कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को इसमें पराजित कर दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सामूगढ़ का युद्ध जैसे ही औरंगजेब जीतता है, तो औरंगजेब अपना पहला राज्याभिषेक कराएगा। पहला राज्याभिषेक। देखिए, औरंगजेब ऐसा शासक होगा ना जिसने ऑफिशियली तरीके से 2 बार अपना राज्याभिषेक किया। हालांकि अकबर का भी, बैरम खान ने, मैंने आपको बताया था ना, जैसे हुमायूं की मृत्यु होती है तो बैरम खान ईंटों का सिंहासन बना के अकबर का राज्याभिषेक कर देता है, लेकिन वो अनऑफिशियल था, वो वहां जहां पे वो अभियान में गए थे वहीं पे किया था। लेकिन इसने ऑफिशियली 2 बार अपना राज्याभिषेक किया औरंगजेब ने। एक तो सामूगढ़ का युद्ध जीतते ही इसने अपना पहला राज्याभिषेक किया, फिर एक अभी बाद में ये अपना राज्याभिषेक करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देखिए तीसरा एक युद्ध और होता है, अंतिम युद्ध, देवराई का युद्ध। तो देवराई का जो युद्ध हुआ, देवराई का युद्ध हुआ था 1659 में, 1659 में, और ये भैया अजमेर में हुआ था, अजमेर में। ठीक है, और ये अंतिम युद्ध था गद्दी का, और यहाँ पर भी भारी पड़ा औरंगजेब सभी भाइयों में। ठीक है, और इसमें जो हमारा दारा शिकोह था, दारा शिकोह बोला जाता है कि दारा शिकोह काफी अलग टाइप का व्यक्ति था। बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि दारा शिकोह जो था हिंदू धर्म की तरफ काफी झुकाव था उसका, हिंदू धर्म से काफी प्रभावित था वो, ऐसा बोला जाता है। और कुछ इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं कि वो हो सकता था कि हिंदू धर्म को अपना लेता बाद में। ठीक है, दारा शिकोह काफी चीजें मानता था, कर्मकांड, मंदिरों को, सब चीजों को, और जो भी हमारे हिंदू धर्म के वेद ग्रंथ, जो भी चीजें होती थी, इनको काफी अच्छे से सुनता था। तो इसीलिए जो लेनपुल है इतिहासकार, वही लेनपुल है जिसने हुमायूं को बोला था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाने से ही उसकी मृत्यु हुई। सही बोला ना इसने, हुमायूं जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहा, और जैसे ही हुमायूं ने खोया हुआ साम्राज्य पाया था, तो उसके बाद पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो लेनपुल ने ये स्टेटमेंट दी थी, और इसी लेनपुल ने हमारी स्टेटमेंट दी थी दारा शिकोह के बारे में भी। दारा शिकोह के बारे में लेनपुल ने बोला कि दारा शिकोह जो था ये हमारा लघु अकबर था। ठीक है, यानी कि अकबर के समान था, क्योंकि अकबर को कई बार हम बोलते ना अकबर सहिष्णु था। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की जहां पर सभी धर्म के लोगों को चर्चा के लिए बुलाया,
अकबर ने देखिए एक नया धर्म भी शुरू करने का प्रयास किया था, दीन ए इलाही, लेकिन वहां पे वो फेल हो जाता है ना। तो इसीलिए लेनपुल ने दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा है। दारा सिकोह का जो अन्य नाम है भैया, शाह इकबाल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। दारा सिकोह को शाह इकबाल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। अब जब जैसे देखिए सामूगढ़ का जब युद्ध हुआ ना, पहला राज्य अभिषेक किसने किया अपना, औरंगजेब ने। सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात ही क्या हुआ, देखिए आपका सामूगढ़ का जैसे ही युद्ध होता है, तो इस युद्ध के बाद शाहजहां ने क्या किया भैया आपका, इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां को कैद कर लिया, ठीक है। सामूगढ़ का जैसे ही युद्ध जीता औरंगजेब, इसने शाहजहां को कैद करवा दिया। कहां कैद करवा दिया, आगरा में, आगरा में। और आगरा में देखिए वहां पे कैद कराया शाहजहां को, जहां से ताजमहल साफ दिखता था। एक ऐसी जेल में इसको कैद करा जहां की खिड़की से ये ताजमहल दिखे ही रहता था, मुमताज महल की याद में खोए रहता था, ठीक है। और बोला जाता है कि इसको बहुत कम वहां पे खाना दिया जाता था, सुविधाएं बहुत कम थी। और इसी जेल में अंततः क्या हुआ, शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1666 में। शाहजहां खल्लास हो गया 1666 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शाहजहां की मृत्यु तो आपकी हो गई, और जैसे ही देखिए 1658 में इसने सामूगढ़ का युद्ध जीता, अपना पहला राज्य अभिषेक किया, तो इसने क्या किया, दारा सिकोह को काफिर बोलकर इसकी गर्दन कटवा दी। मतलब बोला, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, दारा सिकोह जो था हिंदू धर्म से काफी प्रभावित था। और यहाँ पर तो देखिए लड़ाई तो राजगद्दी की थी ना, धर्म विशेष से तो अभी औरंगजेब करेगा ही। हिंदू धर्म को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाला कोई मुगल शासक होगा तो वो औरंगजेब ही होगा। लेकिन औरंगजेब ने यहाँ पर अपने ही भाई की गर्दन उड़वा दी, दारा सिकोह की। क्यों, क्योंकि ये काफिर था। और काफिर आपको पता है इस्लाम में कहा जाता है उस व्यक्ति को जो इस्लाम को न माने, ठीक है, जो अन्य मजहब की तरफ झुके, यानी कि जो इस्लाम के तौर तरीकों पे ना चले, वो काफिर है। तो इसने काफिर शब्द का प्रयोग करते हुए दारा सिकोह को खल्लास कर दिया, ठीक है। और अपने पिता को इसने कैद कर दिया था आगरा में, आगरा की जेल में। और इसी आगरा की कैद में 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई। और उसके बाद जो अगला शासक बनेगा भैया, कौन बनेगा, तो यहाँ पर फिर हमारा आ जाएगा औरंगजेब, ठीक है। तो चलिए अब औरंगजेब को भी देख लेते हैं। अब औरंगजेब की मैं बात करूं तो देखिए इसका जो शासन काल रहेगा औरंगजेब का, ये 1658 से 1707 तक रहेगा। देखिए शाहजहां ने, आपका पता ही है, शाहजहां ने उत्तराखंड में भी आक्रमण किया था ना, ये हम उत्तराखंड इतिहास में पढ़ते हैं। उत्तराखंड इतिहास में देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि किस प्रकार से नवाजत खां जो था, नवाजत खां जो था उसके नेतृत्व में शाहजहां की सेना ने पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड पर, पृथ्वीपति शाह उसमें गढ़वाल का राजा था, पंवार राजा, इसके टाइम पीरियड पे गढ़वाल पे अटैक किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में शाहजहां की जो सेना थी असफल हो गई। और उस समय जो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती, तो रानी कर्णावती ने मुगल सेना को धूल चटा दी। इसलिए रानी कर्णावती को नाक काटी रानी भी कहा जाता है। उसने नाक काट दी, ऐसा नहीं कि सैनिकों को पकड़ के उनकी नाक काटी, उसने मुगल साम्राज्य की नाक काट दी। यानी कि उतना बड़ा मुगल एम्पायर एक छोटे से गढ़वाल राज्य को नहीं जीत पाया, उसको अपनी अधीनता के अंतर्गत नहीं ला पाया। तो नवाजत खां यहाँ पे भाग जाता है। मैंने आपको बताया था ना, इस युद्ध में क्या होता है आपका, नवाजत या मुगलों की हार होती है और नवाजत खां दिल्ली भाग जाता है। और दिल्ली जाकर बोला जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी। नवाजत खां ने, इतना ज्यादा दुखी हो गया था वो कि मेरी लाखों की सेना गढ़वाल के कुछ सैनिकों से हार गई है, ठीक है। तो इसीलिए इतिहास में रानी कर्णावती को नाक काटी रानी भी कहा जाता है। अब देखिए शाहजहां भी जानता था, या बोल सकते हैं कि हमारे मुगल भी जानते थे, जो गढ़वाल के शासक हैं ये बहुत ज्यादा हमारे क्या है, जो गढ़वाल के शासक हैं ये वास्तव में, जो हम कह सकते हैं कि भारत में जो राजाओं का एक बोल सकते हैं ना कि ओहदा था, तो इस प्रकार का ओहदा इनके पास है। ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हमारे राजभक्त होते हैं, अपनी मतलब अपने जमीन के लिए, अपने देश के लिए, अपने शरणागत के लिए जान दे देते हैं। तो यही पता था शाहजहां को, और शाहजहां के बेटे किसको, जिसको औरंगजेब ने कटवा दिया था, दारा सिकोह को। दारा सिकोह को जैसे ही दारा सिकोह को मार डाला औरंगजेब ने, तो दारा सिकोह का एक पुत्र था सुलेमान सिकोह। दारा सिकोह का पुत्र कौन था, सुलेमान सिकोह। अब भैया देखिए कभी भी क्या होता था, राजा को पता था मैंने इसके पिता को मारा है, औरंगजेब को ये तो पता ही होगा ना, मैंने दारा सिकोह की सरेआम गर्दन उड़ाई है, तो भविष्य में जो इसका बेटा है सुलेमान सिकोह, ये कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ बगावत कर सकता है, विद्रोह कर सकता है, या धोखे से मेरी हत्या भी कर सकता है। तो डर तो अंदर होता ही है ना। और ये बात सुलेमान सिकोह को भी पता चल गई थी कि जो औरंगजेब है मेरा चाचा, ये कभी भी मुझे मरवा सकता है। तो सुलेमान सिकोह ने क्या किया भैया, इसी पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली। हम पढ़ते हैं ना उत्तराखंड इतिहास में कि किस प्रकार से 1659 में
यानी कि 1659 में क्या होता है हमारा, सुलेमान सिको अपने कुछ लोगों के साथ क्या होता है, पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण लेता है। हालांकि पहले तो ये कुमाऊं की तरफ जाता है, इसको पता नहीं होता कि गढ़वाल राज्य कहाँ है। सुलेमान सिको पहुंच जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। कुमाऊं में उसमें चंद राजा बाज बहादुर चंद था, बाजा। बाजा ने बोला यार अगर मैंने इसको शरण दी तो भैया औरंगजेब मेरा भी बाजा बजा देगा। और वैसे भी वो मुगल नीति को फॉलो करता था, मुगलों के हिसाब से राज दरबार भी था उसका, मुगलों के दया से ही उसको पूरा 9 लाख माल मिला हुआ था, यानी कि 84 माल जो भाबर का एरिया था। तो उसने बोला यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बाज बहादुर चंद ने वहां पे बोल दिया कि मैं तो एक मांडलिक राजा हूँ भाई, यानी कि मैं एक स्वतंत्र राजा नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो चले जा, बगल में गढ़वाल में एक राजा है पृथ्वीपति शाह, ठीक है, वो जो गढ़वाल का राजा है, पंवार राजा है, वो शक्तिशाली राजा है, वो एक स्वतंत्र राजा भी है, ठीक है, हम तो उसी को टैक्स देते हैं, हम तो उसी के अधीन है। तो इस प्रकार की कहानी बनाकर बाज बहादुर चंद सुलेमान सिको को भेज देता है गढ़वाल में। हालांकि बाद में फिर कहानी आपको पता ही है कि जो हमारा पृथ्वीपति शाह है ना, पृथ्वीपति शाह के ही दरबारी के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, धोखा दे दिया जाता है। पृथ्वीपति शाह को ये पता ही नहीं होता, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह के नाक के नीचे इस सुलेमान सिको को पकड़ के दिल्ली में प्रस्तुत कर दिया जाता है ना। उसके बाद इस सुलेमान सिको की भी बोला जाता है कि हत्या कर दी गई थी, जहर देके, धीरे धीरे जहर देके इसको मार डाला गया वहां पे, है ना। तो ये पूरी कहानी थी। तो शाहजहां एक ऐसा मुगल शासक होगा जिसने हमारे उत्तराखंड पे भी अभियान किया था, हालांकि इसमें वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। ठीक है, तो औरंगजेब फिर गद्दी पर बैठा है भाई। तो औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1658 1707 तक रहेगा। मुगल काल में देखो तो दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है इसका, दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल, दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा इसका, या शासन रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा है अकबर का, उसके बाद औरंगजेब का। औरंगजेब के कुछ अन्य नाम है, इसको जिंदा पीर कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है, बहादुर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। औरंगजेब को जिंदा पीर, आलमगीर और बहादुर कहा जाता है, जो कि जिंदा पीर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। औरंगजेब के 2 राज्याभिषेक हुए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो इसने, मैंने क्या बोला, सामूगढ़ का जैसे इसने युद्ध जीता, सामूगढ़ युद्ध के बाद इसने 31 जुलाई 1658 को आगरा में अपना राज्याभिषेक किया, आगरा में, ठीक है, सामूगढ़ के युद्ध के बाद। उसके बाद इसने दूसरा दिल्ली आकर, तो दूसरा इसने राज्याभिषेक किया दिल्ली में। तो दिल्ली में इसने कब किया था, 15 जुलाई 1659 को, 1659 को, 1 साल बाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2 राज्याभिषेक होने वाला एकमात्र मुगल शासक होगा ऑफिशियली, कौन, औरंगजेब, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब एक टीचर को बहुत मानता था, एक शिक्षक था इसका जिसको ये फॉलो करता था, और इस शिक्षक का नाम था लतीफ सुल्तानपुरी, लतीफ सुल्तानपुरी, ठीक है। लतीफ सुल्तानपुरी जो था इसका मार्गदर्शक था, इसका टीचर था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये औरंगजेब है। औरंगजेब देखिए, औरंगजेब एक कुशल प्रशासक था, यानी कि जो इसने एडमिनिस्ट्रेटिव में काम किए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो इसने काम किए थे, उसके अलावा जो अन्य राज्य में कुप्रथाएं थी, फालतू के व्यय थे, इन सब का तो इसने उचित प्रबंधन किया। लेकिन औरंगजेब की जो हिंदुओं के प्रति नीति थी वो बहुत खराब थी। इसने बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, इसने बहुत से हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पे मजबूर किया, इसने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म अपनाने पे मजबूर किया, और इसने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की भी हत्या कर दी इस्लाम में अपनाने के कारण। तो ये इसका बोल सकते हैं कि एक बहुत गलत पक्ष है इस मुगल शासक का, कि ये बोल सकते हैं कि हिंदू विरोधी था। औरंगजेब क्या था, हिंदू विरोधी शासक था, ठीक है। चलिए अभी इस पे बात करेंगे। इसने अपनी बीवी की याद में बीबी का मकबरा बनाया। देखिए मैंने क्या बोला, ताजमहल की इसने कॉपी बना दी। बीबी का मकबरा आप देखना गूगल करके, आपको दिख जाएगा, जैसा ताजमहल है हूबहू वैसा ही बनाने की इसने कोशिश की, हालांकि बना नहीं पाया। तो इसने अपनी बीबी की याद में क्या बनाया था, बीबी का मकबरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बीबी का नाम क्या था, तो इसकी बीबी का नाम था दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, और इसी की याद में इसने बीबी का मकबरा बनाया। और ये कहां पर बनाया था इसने बीबी का मकबरा, संभाजी नगर महाराष्ट्र में, संभाजी नगर महाराष्ट्र में ये मकबरा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल इसका उपनाम है, दक्षिण का ताजमहल, या इसका अन्य नाम है, इसको ताजमहल की नकल भी कहा जाता है, ताजमहल की फुहड़ नकल, ठीक है। फुहड़ का मतलब ये हो गया कि फनी, ठीक है, तो फनी कॉपी है, ताजमहल की फुहड़ नकल है ये, ठीक है,
बीबी का मकबरा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण करता था बीबी का मकबरा का, वो था आपका निर्माण करता कौन? आजम शाह। ठीक है, आजम शाह ने इसको बनाया था, आजम शाह निर्माण करता आजम शाह था, जो कि औरंगजेब का ही पुत्र था। औरंगजेब का पुत्र था आजम शाह, इसी ने इसको बनवाया था। डिजाइन किसने बनाया इसका? तो डिजाइन इसका बनाया था अहमद लाहौरी, जिसने ताजमहल बनाया था। तो अहमद लाहौरी का पुत्र था इसमें डिजाइनर, जिसका नाम था अततुल्लाह। अततुल्लाह ने इसका डिजाइन बनाया था, जो कि अहमद लाहौरी का पुत्र था। अहमद लाहौरी ने तो ताजमहल बनाया, लेकिन उसका पुत्र यहाँ पर हमारा ताजमहल की कॉपी अच्छे से नहीं बना पाया, इसलिए इसको फूहड़ नकल भी कहा जाता है ताजमहल की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि प्रशासनिक कार्य इसने सही किए। प्रशासनिक कार्य इसने क्या सही किए मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसने जो नवरोज उत्सव था, नवरोज उत्सव, ठीक है, नवरोज या नवरोज उत्सव था, जो कि बलबन के टाइम पीरियड पे शुरू किया गया था। पारसियों का उत्सव होता है ना नवरोज, नवरोज उत्सव हो गया। मुगल दरबार में जो पेंटिंग होती थी, चित्रकारी, ठीक है, उसके अलावा जो झरोखा दर्शन होता था, यानी कि झरोखे में आते थे ना राजा रानी और पब्लिक को दर्शन देते थे, झरोखा दर्शन। इसके अलावा जो सिक्कों पर कलमा होता था, सिक्कों पर कलमा मतलब जो भी कॉइन छापते थे मुगल शासक, तो सिक्कों पर अपना कलमा लिख लेते थे, यानी कि अपनी उपाधियां लिखते थे, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। ठीक है, उसके अलावा देखिए राजपूत टीका, राजपूत जो टीका लगाते थे, जो आज हम टीका चंदन लगाते हैं ना, रोली चंदन लगाते हैं अपने कपाल पे। उसके अलावा देखिए ज्योतिष, सती प्रथा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दरबार में नृत्य गायन, नृत्य गायन, ठीक है, दास व्यवस्था, सब बंद करवा दिया। देखिए, औरंगजेब को जब आप मेंस के हिसाब से क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि प्रशासनिक कार्यों के हिसाब से अगर हम देखते हैं, प्रशासनिक स्तर पे औरंगजेब को कुशल प्रशासक माना जाता है। ठीक है, लेकिन अन्य नीतियों में उसके विफलता के जो परिणाम थे क्या थे, या उसकी विफलता के कारण क्या थे, तो उसमें सबसे बड़ी नीति आती है जो हिंदू विरोधी नीति थी उसमें, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसने देखिए हिंदू धर्म में जो हमारे राजपूत टीका लगाते थे, बोला कि अब कोई टीका नहीं लगाएगा, ज्योतिष कोई नहीं करेगा, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी होती थी, ज्योतिष कोई नहीं करेगा, जो भी दिखेगा उसको फिर हम सर अलग हो जाएगा, कलम हो जाएगा उसका। ठीक है, इसके अलावा देखिए उसने बोला कि जो हमारा चित्रकारी है, देखिए चित्रकारी भी इतिहास का एक, इतिहास को जानने का एक प्रमुख सोर्स है, चित्रों से बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, ये भी बंद करा दिया इसने। नवरोज उत्सव जो कि मोस्ट मेनली पारसियों का उत्सव था, पारसी धर्म के जो लोग होते थे, इसको भी बंद करा दिया इसने। ठीक है, सिक्कों पर कलमा तो चलिए सही है, इसने बोला कि बादशाह आएंगे जाएंगे भैया, अपने नाम की प्रशंसा क्या करनी, अपने बारे में क्या लिखाना, ये काम तो इसका सही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्योतिष को बंद करना, राजपूत टीके को बंद करना, सती को बंद करना। ठीक है, सती प्रथा, यानी कि कोई सती जौहर नहीं करेगा, इसने बोला जौहर जो करेगा, जौहर करने वाले को पहले पकड़ लो, इस टाइप की बातें की। ठीक है, दरबार में जो भी नृत्य गायन होता था, यानी कि जो नाचना गाना बजाना टाइम पास होता था, एंटरटेनमेंट, बंद। दास व्यवस्था भी बंद, बोला दास भी नहीं बनाओगे। तो कुछ चीजें तो इसमें सही है, लेकिन कुछ चीजें इसमें गलत है। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो बोल सकते कि धर्म निरपेक्ष नहीं हो पा रहे हो, कि आप हिंदू धर्म के लोगों को देखिए राजपूत टीका नहीं लगाएगा और पंडित ज्योतिष नहीं पढ़ेगा, है ना, ये गलत हो रहा है। और पारसी लोग अपना त्योहार नहीं मनाएंगे, ये तो गलत है ना। तो इसने धर्म विशेष पर प्रहार किया था उसने, ये गलत था। तो इतनी चीजों को हमारे औरंगजेब ने क्या किया, बंद करवा दिया। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसने क्या किया भैया, बोला कि जजिया कर शुरू करो। किसने बंद किया जजिया कर, शुरू करो जजिया कर को। 1679 में इसने क्या किया, जजिया कर फिर शुरू कर दिया। जजिया कर क्या होता था, हिंदू यात्रियों से तीर्थ यात्रा पर लिए जाने वाला टैक्स था। ठीक है, जजिया कर क्या था, तीर्थ यात्रा पर टैक्स था ये, यानी कि तीर्थ यात्रा पर जाना है तो तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले टैक्स देना होगा, नहीं तो रास्ते में कर देंगे कत्लेआम, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें थी, तो जजिया कर को पुनः लगा दिया था औरंगजेब ने। आपको मैंने देखिए, अभी हम गढ़वाल इतिहास में गए ना, कुमाऊं इतिहास में भी जब हम जाते हैं, तो कुमाऊं इतिहास में भी हम देखते हैं कि बाज बहादुर चंद ने औरंगजेब को देखकर ही कुमाऊं में भी जजिया कर लगाया था इसने। ठीक है, बाज बहादुर चंद जो था ये औरंगजेब को फुल फॉलो करता था, मुगल दरबार को फॉलो करता था, ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, एक गलत काम इसने और किया। इसने सिखों के 9वें जो गुरु थे, सिखों के जो 9th, सिखों के 9वें जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको भी मार डाला इसने। ठीक है, क्यों मारा, इसकी कहानी है देखिए। औरंगजेब का होता है कश्मीर अभियान,
औरंगजेब ने क्या था, कश्मीर अभियान। कश्मीर अभियान में आपको पता है कश्मीर जो है मूलतः, देखिए राज तरंगिणी पुस्तक लिखी गई वहां पे कलहंग के द्वारा। तो एक व्यक्ति वहां पे राज तरंगिणी पुस्तक लिख रहा है, कश्मीर का इतिहास लिख रहा है, जहां पर कश्मीर में हिंदुओं को, कश्मीर के पंडितों के बारे में बात बताई गई है। तो कश्मीर अभियान में वहां पे जो कश्मीर के पंडित लोग थे, इन पंडित लोगों को जबरन यहाँ पे मुस्लिम बनाया जा रहा था। औरंगजेब ने बोला अगर बचना चाहते हो तो इस्लाम धर्म को अपनाओ, नहीं तो कत्लेआम होगा, खुलेआम मारे जाओगे। ठीक है, तो इन पंडितों ने मदद मांगी उसमें सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी से। बोला तेग बहादुर जी हमारी रक्षा करिए, नहीं तो हमारा देखिए धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तेग बहादुर ने सपोर्ट किया था इन कश्मीरी पंडितों को, और इसके एवज में पकड़ लिया किसने, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, कश्मीरी पंडितों ने ये साफ बोल दिया था, अगर देखिए गुरु तेग बहादुर जी ने अगर इस्लाम अपना लिया, सुन ले औरंगजेब, कश्मीरी पंडितों ने क्या बोला, सुन ले औरंगजेब, अगर गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म को अपना लिया तो हम कश्मीरी पंडित भी खुशी खुशी इस्लाम धर्म को अपना लेंगे। और ईगो हट हो गया औरंगजेब का, पकड़ लिया गुरु तेग बहादुर जी को, और तेग बहादुर जी को बोला कि इस्लाम कबूल करो, नहीं तो आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो बहुत बेरहमी से इसने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की थी, नाखून निकाले, उंगलियां काटी, फिर हाथ काटे, फिर पैर काटे। ठीक है, मतलब टुकड़े टुकड़े करके मारा गया, लेकिन फिर भी गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। ठीक है, इस्लाम को नहीं अपनाया। ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की, तो ये औरंगजेब ने की थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, तो वो जहांगीर ने की थी। ठीक है, वो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था। बाकी देखिए इसके बाद तो फिर इसका सीन शुरू हो जाएगा औरंगजेब का। 1665 का जब वर्ष आता है, 1665 में ही इसने एक आदेश जारी किया था। क्या आदेश जारी किया इसने 1665 में, कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश। ठीक है, कब दिया था, 1665 में। तो देखिए एक सहिष्णु सुल्तान नहीं था ये। अकबर ने देखिए सहिष्णु नीति का पालन किया, उसने राजपूतों से भी रिश्ते बनाए। ठीक है, अकबर ने बहुत अच्छे से प्रशासन किया, क्योंकि वो समझता था, वो जानता था कि कहां पर, हालांकि अकबर अनपढ़ था, अकबर एक अनपढ़ शासक था, उसके बावजूद उसने अकबर की नीतियां जब हम लिखते हैं ना मेंस की राइटिंग में, तो राजपूतों के साथ जो उसने संबंध बनाए थे, उसके अलावा देखिए अकबर के जो अन्य हमारी मनसबदारी व्यवस्था थी, तो किस प्रकार से उसने ज्यादा से ज्यादा हिंदू मनसबों को यहाँ पे जागीर वगैरह दी। तो बहुत चीजें अकबर ने ऐसी की जिससे वो सहिष्णु राजा या सहिष्णु सुल्तान का टैग पा पाया। ठीक है, लेकिन जजिया कर को उसने समाप्त किया, तीर्थ यात्रा पे कर को उसने समाप्त किया, इबादत खाने की उसने स्थापना की जहां पर सभी धर्म के लोग आते थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। ठीक है, उसके अलावा मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म थे, तो ये चीजें उसने की। लेकिन औरंगजेब विपरीत हो गया इसके, उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया 1665 में। ठीक है, 1670 में इसने असम की तरफ अभियान किया और असम को भी जीत लिया। असम का जो क्षेत्र था, असम अभियान किया इसने 1670 में, और 1670 में असम को भी जीत लिया। और यहाँ पर इस युद्ध को लीड किया था किसने, मीर जुमला ने। ठीक है, मीर जुमला, असम अभियान में नेतृत्व किसने किया था, मीर जुमला में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1686 का जब टाइम आया, 1686 का, तो इसने आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से बीजापुर को भी जीत लिया। तो बीजापुर भी इसके कब्जे में आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1687 में इसने फिर से क्या किया, गोलकुंडा विजय की, गोलकुंडा विजय। ठीक है, गोलकुंडा विजय। तो अब एक चीज का ध्यान आप रखिए, देखिए मैंने आपको बताया कि शाहजहां ने भी तो गोलकुंडा जीता था 1636 में, लेकिन देखिए जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई, उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हुए, तो जो आसपास के राजा होते थे ना, वो भी ये देखते थे कि अगर जैसे दिल्ली की स्थिति खराब हो गई तो हम जल्दी से अपने को स्वतंत्र कर दें। ठीक है, मांडलिक राजा का, जो मांडलिक राजा है उसका टैग हटाकर हम स्वतंत्र शासक बन जाए, जिससे जनता में जो है हमारा ज्यादा मान सम्मान होगा, हमारी एक धाक बनेगी। ठीक है, तो फिर से हमारा जो गोलकुंडा था वो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को फिर से जीत लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। औरंगजेब के समय हिंदू जो मनसबदार थे, इनकी संख्या कितनी थी, हिंदू मनसबदार जो थे, ठीक है, हिंदू मनसबदारों की संख्या थी 33%। कितनी थी, 33%। ठीक है, अब ये देखिए औरंगजेब की शासन नीति से थोड़ा विपरीत हो जाता है यहाँ पे। औरंगजेब ने, देखिए औरंगजेब के टाइम पीरियड पर ही सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे, हालांकि ये हिंदू धर्म का घोर विरोधी था, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या इसी के टाइम पीरियड पे थी, अकबर से भी ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन अकबर जो था सहिष्णु था, तो ये सहिष्णु नहीं था। ठीक है, ये क्या था, ये केवल इस्लाम धर्म को अपना मानता था, फॉलो करता था, और इस्लाम पे ही विश्वास करता था, बाकी धर्मों से कोई लेना देना नहीं था उनको।
एक हिसाब से दबाने की पूरी कोशिश करता था औरंगजेब, ठीक है। तो हिंदू मनसबदार सर्वाधिक इसी के शासन काल में थे, 33% थे, ठीक है। इसके टाइम पीरियड पर सूबों या प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो सूबों या प्रांतों की संख्या इसके टाइम पीरियड में पहुंच गई थी औरंगजेब के टाइम पीरियड पे 20, ठीक है। कितनी हो गई थी? 20। अकबर के टाइम पे कितनी बताई थी मैंने? तो अकबर के समय पे थी हमारी कितनी? 15, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड पे 15 थी सूबों की संख्या, जो कि औरंगजेब के टाइम तक पहुंच गई थी कितनी? 20, ठीक है। अब इससे हम ये भी बोल सकते हैं औरंगजेब जो था साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक इसी के टाइम पीरियड पे हुआ। अकबर के समय पे हम देखते हैं 12 जो सूबे थे नॉर्थ में थे, यानी कि उत्तर भारत में थे, और 3 सूबे दक्षिण भारत में थे। औरंगजेब ने 15 से बढ़ाकर इनको 20 तक पहुंचा दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए इसने दिल्ली में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। दिल्ली में एक पुस्तकालय बनाया इसने, एक अच्छा काम किया इसने। फालतू खर्चे नहीं किए इसने राज दरबार में, भोग विलास भी नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया। लेकिन कह सकते हैं कि अन्य धर्मों के लिए एक अत्याचारी शासक के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। औरंगजेब का शासन, तभी तो आज भी बोलते हैं ना औरंगजेब का शासन थोड़ी चल रहा है देश में। देश हमारा लोकतंत्र का शासन है, यहाँ पर लोकतंत्रात्मक तरीके से देश चलेगा। तो पुस्तकालय इसने बनाया था बैतुल उलूम नामक एक पुस्तकालय बनाया था इसने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए गाने बजाने को इसने भले ही बंद कर दिया दरबार में, लेकिन खुद को इसको शौक था वीणा बजाने का, तो एक वीणा वादक भी था ये, ठीक है। वीणा वादक था, एक कुशल वीणा वादक, बहुत अच्छे तरीके से वीणा बजाता था ये। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक भी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके समय भी कुछ विदेशी यात्री आए थे मुगल दरबार में, कुछ विदेशी यात्री औरंगजेब के टाइम पीरियड में भी आए। कौन कौन थे? तो एक तो था थेवेनार जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था, फ्रांस से आए थे, फ्रांसीसी था, ठीक है। एक यात्री और आया था जिसका नाम था जॉन फ्रायर। तो जॉन फ्रायर जो था हमारा ये अंग्रेज था, यानी कि ब्रिटेन से आया था, ठीक है। और एक यात्री और आया था इसके टाइम पीरियड पे, गोमल करेरी, और ये आया था कहां से? इटली से, ठीक है। इसके टाइम पीरियड पे भी कुछ विदेशी यात्री आए थे औरंगजेब के टाइम पीरियड पे भी। निर्माण कार्यों की मैं बात करूं तो स्थापत्य कला में एक तो इसने अपनी बीवी की याद में जो बीवी का मकबरा इसके पुत्र ने ही बनाया था, ठीक है, टाइम पीरियड इसी का है। और दूसरा देखिए आपका इसने बनाया था एक मस्जिद जिसका नाम था बादशाही मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने किया था? तो ये औरंगजेब ने किया था, ठीक है। बादशाही मस्जिद जो कि कहां स्थित है? लाहौर में आज भी है बादशाही मस्जिद। और दूसरा इसने क्या किया? आगरा वाला जो लाल किला है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण इसने कराया। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ये मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए इसकी मृत्यु हो गई 1707 में। कई बार ये वर्ष भी पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 1707 में इसकी मृत्यु हो गई, मर गए 1707 में। और इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? तो इसका मकबरा है संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। संभाजीनगर, जहां पर बीवी का मकबरा संभाजीनगर, वही महाराष्ट्र में इसका मकबरा है। टॉम्ब इसकी महाराष्ट्र, ठीक है, टॉम्ब इसकी महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये था औरंगजेब। तो औरंगजेब देखिए, औरंगजेब ने बढ़िया शासन किया, औरंगजेब ने लंबा शासन काल किया। अकबर के बाद इसका दूसरा सबसे लंबा शासन काल है। खुद को भले जिंदा पीर कहता था। जिंदा पीर का मतलब होता है एक सबसे बड़ा व्यक्ति इस्लाम का, ठीक है, यानी कि जिंदा पीर, ठीक है, यानी कि बहुत ही उदार व्यक्ति। लेकिन उसके बावजूद भी जो इसके कार्य थे आपने देख लिया, उत्तराधिकार में भाइयों को मरवा दिया, सिख धर्म के व्यक्ति ने इस्लाम नहीं अपनाया तो उसको मरवा दिया, कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, ठीक है। उसके अलावा बहुत से ऐसे और भी कार्य हैं औरंगजेब के, अगर उतना हम डिस्कस करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा सेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे कि मैंने टॉपिक में बताया था, जो हमारा प्रारंभिक मुगल काल है जो कि 1526 से लेकर कहां तक रहा? औरंगजेब की मृत्यु यानी कि 1707 तक। यहां तक हम देखते हैं जो मुगल एम्पायर था, यानी कि मुगल जो साम्राज्य था वो बढ़िया था, भली भांति फूल फल रहा था, बहुत ज्यादा उसका डोमिनेंस था पूरे भारत में। लेकिन जैसे 1707 में हमारी औरंगजेब की मृत्यु होगी, यहां से मुगल वंश की अवनति शुरू हो जाएगी। अवनति का मतलब, ठीक है, अवनति का मतलब इनका पतन की ओर ये अग्रमुख हो जाएंगे, यानी कि पतन शुरू हो जाएगा इनका, ठीक है, डेक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे यहाँ से मुगल शासक। ओके, और 1707 में हमारे देखिए
1760 के बाद हमारा आ जाता है उत्तर मुगल काल। इसके बाद का जो हमारा टाइम पीरियड है इसको हम जानते हैं उत्तर मुगल काल के नाम से, ठीक है, पोस्ट मुगल पीरियड इसको कहा जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला शासक बनेगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम आपका 1707 से 1712 केवल 5 वर्षों के लिए शासक रहेगा। बहुत बूढ़ी एज में शासक बना, बूढ़ा शासक भी इसको कहा जाता है, इसलिए बूढ़ा शासक, ठीक है। और राजकाज के काम से कोई भी इसको लेना देना नहीं था, ये बस अपना मजे करता था, मजे लेता था, कोई मतलब नहीं, राजकीय कार्यों से भी मतलब नहीं, शासन के कार्यों से भी मतलब नहीं। इसीलिए इसका नाम है साहे बेखबर। साहे बेखबर इसी को कहा जाता है, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका अन्य नाम शाह आलम प्रथम भी है, शाह आलम प्रथम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अपने कार्यों में देखिए, अपने जो भी इसके कार्य है ना, ये एक राजा को बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ती है भाई। एक राजा जिम्मेदारी नहीं लेगा तो प्रजा का क्या होगा? अधिकारी सब अपने कामों में लग जाएंगे, प्रजा पे अत्याचार करेंगे, राजा को तो देखना पड़ता है ना सब कुछ। तो कोई मतलब नहीं भैया, इसीलिए इसको साहे बेखबर बोला गया, यानी कि दुनिया से बेखबर, फुल अपना एंजॉय, मजा मा। ओके, तो ये किया इसने। इसकी एक बीवी थी जूलियाना, ठीक है, जूलियाना। इसकी बीवी थी जूलियाना, जूलियाना से बहुत प्यार करता था, ठीक है। तो जूलियाना को इसने उपाधि दे दी बीबी फिदवा की। इसने जूलियाना नामक जो इसकी पत्नी थी इसको उपाधि दी बीबी फिदवा की। बीबी फिदवा बोला जूलियाना को, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है अंग्रेज होगी, अंग्रेजों के साथ आई होगी, तो बीबी फिदवा की उपाधि दी इसने। बहादुर साहब 5 साल इसका टाइम पीरियड रहा। इसके बाद जो अगला शासक आएगा वो आएगा जहादर शाह। तो जहादर शाह जो आएगा भैया, ये एक ही साल शासन कर रहा है, आप देख रहे हो, और ये बहादुर शाह प्रथम से भी गया गुजरा। बहुत ही बेकार राजा, बिल्कुल ही, मतलब ये तो भोग विलास के साथ साथ इसका दिमाग बिल्कुल शून्य, लठ मूसल था, इसलिए इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसका जो अन्य नाम है, इसको लंपट मूर्ख की उपाधि दी है इतिहासकारों ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, किस मुगल शासक को साहे बेखबर कहा जाता है, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला शासक आएगा वो आएगा फर्रुख सियर, ठीक है। फर्रुख सियर को भी देखिए एक उपनाम दिया जाता है घृणित कायर का, ठीक है, इसको एक उपनाम दिया जाता है घृणित कायर, ठीक है। घृणित कायर इसको क्यों कहा जाता है? देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जहांगीर ने उनको आज्ञा दी भैया आप व्यापार करो, ठीक है, एक अनुमति पत्र उसने प्रदान किया था। लेकिन जब फर्रुख सियर आया तो फर्रुख सियर ने क्या किया भैया, बहुत ही कम टैक्स में, मामूली टैक्स में, या मामूली बोल सकते कि किराए में, मामूली किराए में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार पत्र दे दिया, ठीक है। पहले के राजाओं ने तो ठीक ठाक था, इसने अधिकार पत्र जो दिया आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए, उसमें नाम मात्र का किराया लिया, इसलिए इतिहासकारों ने इसको घृणित कायर की उपाधि दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए फर्रुख सियर ने, मैंने आपको सिख धर्म में पढ़ा दिया है, जो बंदा बहादुर था, सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि सिखों का अब आगे कोई गुरु नहीं होगा, और सिखों का जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, यही सर्वोच्च गुरु होगा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले सिख धर्म का नेतृत्व किसके हाथ में सौंपा था? बंदा बहादुर के हाथ में, ठीक है, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर के हाथ में सौंपा था, लक्ष्मण दास भी इनको कहा जाता था, ठीक है। बंदा बहादुर जी का अन्य नाम था लक्ष्मण दास। तो इसी बंदा बहादुर जी की हत्या करा दी थी किसने? फर्रुख सियर ने। बंदा बहादुर की हत्या किसने करा दी थी? फर्रुख सियर ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्रुख सियर के टाइम पीरियड पे एक अंग्रेज शिष्टमंडल भारत में आया था, यानी कि अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल आया भारत में, और जिसका अध्यक्ष था जॉन सैरेमन, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जॉन सैरेमन, ये आपको नाम याद रखना है, जॉन सैरेमन। जॉन सैरेमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल आया भारत में, ठीक है। अब जब वो फर्रुख सियर से बात कर रहे थे तो बोला जाता है कि फर्रुख सियर उसमें बीमार था और फर्रुख सियर को एक डॉक्टर की आवश्यकता थी। तो अंग्रेजों ने भैया इसी मौके का फायदा उठाया, एक डॉक्टर इसके लिए अपॉइंटेड किया, डॉक्टर हैमिल्टन को बुलाया गया और डॉक्टर हैमिल्टन ने इलाज किया, ठीक है। और इसी खुशी में फर्रुख सियर ने क्या किया, भैया मैं तो बच गया, जान है तो जहान है, ठीक है, अंग्रेजों को खाने दो, मेरे को अपना भोग विलास मिल रहा है, क्या चाहिए, कुछ नहीं करना। तो नॉर्मल एक रेंट का एग्रीमेंट बना, छोटे से किराए में पूरा व्यापार का अधिकार दे दिया, जहां जहां दिल्ली साम्राज्य का विस्तार था उन क्षेत्रों में। इसीलिए इसको घृणित कायर भी कहा जाता है। और ये जो इसने दिया था अधिकार पत्र, कब दिया था? 1717 में। व्यापार का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसको, ठीक है, व्यापार का मैग्ना कार्टा।
तो अंग्रेजों को व्यापार के लिए जो मैग्ना कार्टा दिया था, किसने दिया था? तो 1717 में किसने दिया? ये फर्रुखसियर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो ये फर्रुखसियर था, ये सैयद बंधु, इसके टाइम पीरियड पे सैयद जो बंधु थे ना, सैयद भाई थे, ये ब्रदर्स थे, सैयद बंधु, दो भाई थे इसमें। एक था सैयद अब्दुल्ला और दूसरा था सैयद हसन। इन दोनों की मदद से ही फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा था। और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर या मुगल वंश में इन दोनों भाइयों का बड़ा डोमिनेंस हो जाएगा। सैयद बंधु जो होंगे, ये जिसको चाहेंगे राजा बना देंगे, जिसको चाहेंगे हटा देंगे, जिसको चाहेंगे मरवा देंगे। जो इनकी मर्जी से काम होना होगा वही होगा, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाएगा। तो सैयद बंधुओं का डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फर्रुखसियर के टाइम पीरियड पे भी ये हुआ। इसके बाद जो अगला शासक आया था, रफी उल दर्जत बना, उसके बाद रफी उल दौलत बना, उसके बाद नकी सुयार राजा बनता है, ठीक है, कुछ अल्प समय के लिए। और उसके बाद अगला शासक आता है मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला, जैसे कि नाम से ही पता है, बहुत ही रंगीला था ये। ठीक है, ये भी फुल एंजॉय, भोग विलास, मजा। 1719 से लेकर 1748 तक इसने शासन किया। मोहम्मद शाह रंगीला को इतना पता चल गया कि सैयद बंधु जो है भैया, ये बहुत ही खतरनाक है। सैयद जो बंधु हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। एक का नाम था सैयद अब्दुल्ला, ठीक है, सैयद अब्दुल्ला एक का नाम था, और दूसरे भाई का नाम था सैयद हसन। तो ये दो भाइयों ने बहुत ज्यादा गदर मचा दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला को पता चल गया, अगर ये दोनों यहाँ भी हस्तक्षेप करेंगे तो मेरा भी पत्ता कभी भी कट सकता है, और हो सकता है मेरे को जहर दे के भी मार दें। इनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरी गर्दन कटवा दे, किसी और को राजा बना देंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकलीज खां की मदद से, एक व्यक्ति था चिनकलीज खां, ठीक है, चिनकलीज खां की मदद से, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकलीज खां की मदद से सैयद बंधुओं का काम तमाम कर दिया। बोला चिनकलीज खां को रंगीला, अरे चिनकलीज खां, ये जो सैयद बंधु है ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी भी तरीके से इनका खात्मा करो। तो चिनकलीज खां ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ने भैया कुछ अच्छे काम भी किए। इसने बोला जजिया कर गलत है भाई, जजिया कर को खत्म करो। औरंगजेब ने शुरू कर दिया था ना पुनः, तो जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया इसने। बोला यार जजिया कर सही नहीं है ये, यार तीर्थ में आदमी जा रहा है, अपनी भगवान की शरण में जा रहा है और उनसे आप टैक्स ले रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है, बंद करो इसको। ठीक है, लेकिन रंगीला इतना रंगीला था, इतना खुशमिजाज था, और अपने रंगीलेपन में इतना ये मदहोश रहा कि इसके टाइम पीरियड पे 4 नए स्वतंत्र राज्य बन गए। ठीक है, जिनमें प्रमुख थे, कुछ नए स्वतंत्र राज्य बने जिनमें प्रमुख थे हैदराबाद। एक बन गया हैदराबाद राज्य, इसकी स्थापना किसने की? आसफ शाह ने, आसफ शाह ने। और ये आसफ शाह कौन है? वही चिनकलीज खां जिसने सैयद बंधुओं को मारा था। ठीक है, चिनकलीज खां, चिनकलीज खां समझ गया, चलो मैंने इसको तो मार दिया है। चिनकलीज खां ये समझ गया कि मैंने सैयद बंधुओं को तो मार दिया है, दिल्ली पे अपने आप बैठे रहता है। वैसे भी अब दिल्ली पे किसी को इंटरेस्ट नहीं था, दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली साम्राज्य में या मुगल साम्राज्य में अब वो बात नहीं थी कि कोई शासक आगे दिल्ली पे कब्जा करना चाहे। ठीक है, तो हैदराबाद में था, उसमें चिनकलीज खां हैदराबाद का इसको सूबेदार बनाया था। तो इसने बोला रंगीला क्या ही कर लेगा, मैंने तो उसको गद्दी दी है, मैंने सैयद बंधुओं को मारा है, तो इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, इसको देखा देखी में क्या हुआ, जो हमारा लखनऊ वाला एरिया है, अवध वाला एरिया, अवध में भी हमारा जो था शहादत खां था। शहादत खां ने भी बोला भैया तो मैं कम थोड़ी हूँ, मैं भी खुद को आजाद कर दूंगा। तो अवध भी राज्य बन गया स्वतंत्र। तीसरा जो था बंगाल, बंगाल में कौन था? मुर्शीद कुली खां था। तो बोला भैया मैं बेवकूफ हो गया हूँ, कौन डर रहा है इस रंगीले से। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां ने भी बोला भैया मेरा भी स्वतंत्र राज्य बन गया बंगाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चौथा जो था भैया फिर हमारे मथुरा और भरतपुर में, मथुरा और भरतपुर का जो एरिया है राजस्थान वाला, मथुरा भरतपुर का जो एंटायर एरिया है, यहाँ पर हमारे बदन सिंह थे, चूड़ामन बदन सिंह। बदन सिंह जी ने बोला यार जब इसी के लोग इसकी नहीं सुन रहे हैं तो भैया मैं तो भैया राजपूत हूँ, मेरे एरिया में आएगा तो काट डालूंगा इसको। तो इसने भी बोला कि मैं भी अपना राज्य स्वतंत्र घोषित करता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई थी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पर। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पर ही पहला मराठा आक्रमण होगा दिल्ली पर, पहला मराठा आक्रमण होगा दिल्ली पर रंगीला के टाइम पीरियड पर ही। और कौन करेंगे ये आक्रमण? ये आक्रमण करेंगे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव फर्स्ट ने हमारा पहला मराठा अटैक जो हुआ था मुगलों पर 1737 में ही किया था, 1737 में। ठीक है, 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, और ये मुगलों पर पहला मराठा आक्रमण होगा। ठीक है, इसके बाद का जो वर्ष आएगा भैया, इसमें तो मोहम्मद शाह रंगीला का
काम तमाम ही हो गया। 1739 का जैसे वर्ष आएगा, ईरान का एक लुटेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ईरान का एक लुटेरा, आक्रांता नहीं बोलूंगा मैं, लुटेरा ही बोलूंगा। ईरान से एक लुटेरा आया जिसका नाम था नादिर शाह, नादिर शाह, ठीक है, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन, यानी कि युद्ध हारा नहीं होगा इसलिए तो नेपोलियन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको पता था दिल्ली सल्तनत में बहुत अकूत धन दौलत है, कोहिनूर हीरा है, तख्ते ताउस है, बहुत सी बढ़िया चीजें हैं, चलो दिल्ली को लूटो। तो ईरान के आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के दौरान, दिल्ली आक्रमण के दौरान क्या किया इसने, जो हमारा तख्ते ताउस था, जो कि शाहजहां ने बनाया था, तख्ते ताउस, ताउत, ठीक है, तख्ते ताउत जो था हमारा, इसको ये लूट कर ले गया। और इसी तख्ते ताउत में क्या लगा था, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा इसी पे लगा था। तो इसको लूट कर कहां ले गया, ईरान ले गया। इसके अलावा दिल्ली से बोला जाता है कि उस समय लगभग 70 करोड़ रुपए के जेवरात, 70 करोड़ के जेवरात इसने लूट लिए। लगाइए उस समय का 70 करोड़ रुपए। तो ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत से कोहिनूर हीरा को लूटकर ईरान कौन ले गया था, ठीक है, या किसी ने भारत से तख्ते ताउस को लूट के ले गया था। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, ईरान का लुटेरा नादिर शाह, ठीक है, ये नाम आप याद रखना। अटैक इसने कब किया था, 1739 में, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे कुछ शासक आएंगे जिसमें नाम आता है अहमद शाह का, 1748 से 1754, कोई खास ऐसी बात नहीं है। इसके बाद अगला शासक आएगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के टाइम पीरियड पर देखिए ब्रिटिशर्स ने ये पुष्टि कर दी कि अब हम भारत में अपने पैर जमाएंगे। आलमगीर द्वितीय जब मुगल वंश का सम्राट था, तो इसी के टाइम पीरियड पर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध देखिए आपका टर्निंग पॉइंट था। आप सभी को पता है प्लासी का युद्ध जैसे ही ब्रिटिशर्स जीतते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अब भारत हमारी मुट्ठी में आने से दूर नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बक्सर का युद्ध होगा, इलाहाबाद की ट्रीटी होगी, फिर तो आप समझ ही जाइए अंग्रेजों का दौर शुरू हो जाएगा, है ना। तो प्लासी का युद्ध के टाइम पीरियड पे मुगल शासक कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। इसके बाद देखिए अगला शासक आता है शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय की मैं बात करूं तो इसका टाइम पीरियड आ देखिए 1760 से लेकर आपका 1760 होगा, यहाँ पे 59 होगा, हाँ 59, ठीक है, कहीं पे 1760 भी है। तो 1760 से लेकर 1806, इसने भी आप देखिए 46 वर्षों तक शासन किया है, ठीक है। तो ये तीसरा सर्वाधिक शासन करने वाला मुगल शासक होगा, सर्वाधिक शासन, तीसरा सर्वाधिक शासन। सबसे ज्यादा शासन किसका रहा मुगल वंश में, अकबर का। उसके बाद किसका रहा, औरंगजेब का। और तीसरा किसका रहेगा, शाह आलम द्वितीय का। हालांकि अब मुगल वंश के जो राजा थे खोखले हो गए हैं, वो पावर नहीं रह गई अब, ठीक है। और ये अंग्रेजों का खाली कठपुतली था, बोल सकते कि पपेट था ये अंग्रेजों का, अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहा है, तभी राज कर पाया। मतलब जैसा अंग्रेजों ने बोला वो काम ही करते रहा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड पर ही होगा भैया एक निर्णायक युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध होता है हमारे कब, 1764 में। इसके एक साल बाद होगी हमारी क्या, 1765 में इलाहाबाद की संधि, ठीक है। ये हम ब्रिटिश काल में भी पढ़ेंगे, अब जब आधुनिक भारत शुरू होगा, तो जब वो टॉपिक शुरू होगा तो वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है इसके टाइम पीरियड पे, ठीक है। हालांकि जैसे तैसे अपने शासन काल को खींच लेता है अगले 46 वर्षों तक, ठीक है। इसके बाद अगला जो शासक आएगा वो आएगा अकबर द्वितीय। अकबर प्रथम तो हमने देख लिया, अकबर प्रथम कब से कब तक था, 1556 से लेकर 1605 तक हमारा अकबर रहा भारत का राजा मुगल वंश का। इसके बाद अकबर सेकंड आता है। अकबर सेकंड का कार्यकाल जो है 1806 से लेकर 1837 तक है, इसने भी 31 साल तक शासन किया, ठीक है। इसके टाइम पीरियड की ऐसी कोई खास घटना है नहीं। और हालांकि एक इफेक्ट इससे पूछा जाता है, जो हमारे भारत में पुनर्जागरण के पिता हैं राम मोहन राय, राम मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। इस राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, बस ये आपको नोट करना है। तभी इनके नाम के आगे आता है राजा राम मोहन राय, ठीक है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सती प्रथा की समाप्ति की थी भारत से। तो अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, आपको ध्यान रखना है, बनता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका अंतिम शासक आ जाएगा भैया बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो बहादुर शाह द्वितीय इसका ओरिजिनल नेम है, और ये जफर के नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। यह भारत का बोल सकते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट, ठीक है। मुगल वंश का पतन यहीं पे, ये अंतिम मुगल सम्राट था।
1857 की क्रांति होती है देश में, आपको पता ही है, ठीक है, जिसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। सैनिकों को जैसे ही पता चलता है 1857 में कि जो हम कारतूस यूज करते हैं युद्ध भूमि में, उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। इससे क्या होता है कि जो हिंदू सैनिक थे और मुस्लिम सैनिक जो थे, दोनों में ही क्या होता है, लहर फैल जाती है कि ये गलत हो रहा है हमारे धर्म के साथ, ठीक है। तो हिंदू गौ माता उनसे संबंधित है और जो हमारे दूसरा जानवर है वो अन्य धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है कि कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो इसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में क्या होता है, 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है बैरकपुर छावनी से, है ना। मेरठ जो छावनी थी यहाँ से शुरू हो जाती है कहानी। और उसके बाद क्रांति जैसे शुरू होती है तो लोगों को लगता है कि जो अंग्रेजों के पांव जम चुके हैं भारत में, इन अंग्रेजों को भी हम उखाड़ के फेंकते हैं यहाँ से। तो क्रांति शुरू होती है, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देते हैं क्रांतिकारी, लेकिन क्रांति फ्लॉप हो जाती है और अंग्रेज सरकार बहादुर शाह जफर को उठाकर पटक देती है कहाँ, बर्मा। बर्मा यानी कि आज का म्यांमार। तो बर्मा के रंगून में इसको निर्वासित कर दिया जाता है, ठीक है, रंगून में। तो इसको निर्वासित करके यानी कि अब भारत में आप नहीं आ पाएंगे, भारत से आपको तड़ीपार किया जाता है, निर्वासित किया जाता है। तो रंगून इसको भेज दिया गया और इसी रंगून में इसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में, ठीक है, 1862 में इसकी मृत्यु हो गई बहादुर शाह जफर की। कहाँ पे, वही रंगून में, ठीक है, रंगून। और बहादुर शाह द्वितीय जो था ये जफर के नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जफर के नाम से कविताएं, जफर के नाम से कविताएं, ठीक है। और बहादुर शाह जफर को देखिए इसलिए भी जाना जाएगा क्योंकि इसी के टाइम पीरियड पे भैया एक इसका जो दरबारी कवि था ना, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज भी उसके शेरो शायरी हम पढ़ते हैं। इसका जो दरबारी कवि था वो था मिर्जा गालिब, ठीक है। तो मिर्जा गालिब के जो शेर हैं भैया आपको पता ही है, आज भी पॉपुलर है। मिर्जा गालिब शायर जो था, ठीक है, तो मिर्जा गालिब इसका दरबारी कवि था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, और यहीं पर क्या हो जाएगा, हमारा मुगल वंश की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। यानी कि भारत से फिर क्या हुआ, मुगल वंश समाप्त, क्राउन का एक्ट आएगा 1858 में, और संपूर्ण भारत फिर कोई वंश नहीं, जहां पे जो राज कर रहा है वो राज करते रहेंगे अंग्रेजों की छत्र छाया में। यानी कि सभी लोग अंग्रेजों के राजभक्त हो जाएंगे और अपना शासन करते ही रहेंगे। लेकिन भारत में देखा जाए तो ब्रिटिश राज अपने पैर पूरी तरीके से जमा चुका था 1857 के बाद। फिर हमारे देखिए अलग अलग कानून आने भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आगे वो हम इतिहास में पढ़ेंगे। बाकी यहीं पर देखिए हमारा मध्यकालीन जो भारत है, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाता है वैसे तो 1707 में, जब भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पीरियड पर। तो भारत पे पहले मुस्लिम आक्रमण से लेकर 1707 तक हमारा मध्यकालीन इतिहास होता है, ठीक है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो आधुनिक इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो हालांकि देखिए मध्यकालीन भारत आपका समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी देखिए मुगल वंश के बीच में ही एक वंश आता है सूर्य वंश। सूर्य वंश मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है, तो सूर्य वंश को भी देखेंगे। और सूर्य वंश को कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा आगे दोस्तों, आगे हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत सी घटनाएं होंगी, ठीक है, तो वो आप अच्छे से समझेंगे। तो यहीं पे आप सेशन समाप्त होता है, अगला सेशन मिलेगा आपको सूर्य वंश पढ़ेंगे हम, कैसे हमारे एक जो लोधी साम्राज्य में, जब हमारा इब्राहिम लोधी हमारा लास्ट शासक था बाबर के टाइम पीरियड पे जो मारा गया पानीपत के प्रथम युद्ध में, उस लोधी वंश में एक सेनापति था शेर शाह, और कैसे वो शेर शाह सेनापति से लेकर दिल्ली की गद्दी तक का सफर तय करेगा, किस प्रकार से वो हुमायूं को यहाँ से बुरी तरीके से हरा के भगाएगा। चौसा का युद्ध होगा आपका और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी पढ़ेंगे सूर्यवंश में, और बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रशासनिक सुधार भी इसने कराए थे शेरशाह सूरी ने, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों हम, थैंक यू।